बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर, आपको स्पोर्ट्स ऑन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट की बात की जाए तो हमारी जो रिकग्निशन है वो मोस्टली हम देखा जाता है कि वो फास्ट बॉलिंग है, बट पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त किस्म के बैटर भी प्रोवाइड किए हैं। अगर हम 90s की बात करें तो 90s में जहाँ हमारे पास जुनैद मियांदाद, इंज़माम उल हक और भी दो चार ऐसे नाम हैं जिनको हम अभी जिक्र नहीं करना चाहेंगे, थोड़ा सा इंट्रो पे बात करते हैं। उसी तरह के एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लेके आज आपके पास आए हैं। इनकी और बात करें तो ये कोचिंग भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की करते हैं। मज़ीद बात करें तो इनके जो एक्सक्लूसिव तो तबसरे हैं वो बड़े दबंग होते हैं, जिसको हम और आप सब बड़े शौक से सुनते हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया द वन एंड ओनली द लेजेंड बासित साहब। अस्सलाम वालेकुम जी बासित भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम। आपने इंट्रो कराया तो उसमें सईद अनवर का नाम आप नहीं, वो मिडिल ऑर्डर का बिल्कुल ओबियसली, फिर इसमें बड़ी लंबी लिस्ट है माशाल्लाह। यूनस खान आते हैं, आप आते हैं, और मोहम्मद यूसुफ की बात की जाए तो माशाल्लाह बड़ी लंबी 90s में ख़ास तौर पे तो क्या कमाल किस्म के हमारे पास बैटर है। बासित भाई, हर प्लेयर लाखों लोगों के लिए, यंगस्टर के लिए आइकॉनिक पर्सनैलिटी भी होता है। हम जानते हैं कि आप कराची में पैदा हुए, थोड़ा सा ये बताइए अर्ली ऑन किस तरह क्रिकेट शुरू की, अर्ली डेज़ का बताइए, और किस तरह फिर पाकिस्तानी टीम में आपकी इंडक्शन हुई। अर्ली डेज वही जिस तरह आजकल बच्चे रोड पे खेलते हैं, हम टेप बॉल से टेप लगा के, आधा टेप, ठीक है, कि ज़्यादा मूव करें, रोड पे खेलते थे। और इसी तरह स्कूल जाने से पहले खेलते थे। स्कूल के बीच में हाफ टाइम होता है, पता नहीं अब होता है या नहीं होता है। और फिर स्कूल ख़त्म होता है जब 3 दफ़ा हम मैच, मतलब 6 ओवर का मैच खेलते थे। उसके बाद दोपहर में प्रैक्टिस पे जाना, लेकिन टेप बॉल तक महदूद था। फिर मेरे जो बड़े भाई थे मरहूम वाजिद अली, वो खेलते थे कॉक बॉल से। मैं बेसिकली फुटबॉल का अच्छा प्लेयर था। अच्छा, हाँ, तो मेरे जूते फट जाते थे रोज़ाना। मेरे वालिद साहब मरहूम मुझे रोज़ाना जूता दिलाते थे बाटा से। ठीक। फिर एक दिन सर्विस में टो शूज़ नहीं आता जी, वो नज़र आया, वो लिया तो वो 1 महीना चला। पुरानी यादें हैं, आज आपने याद दिला दिया। तो वो इस तरह फिर मैं, जब बड़े भाई के बैट नए होते थे, मैं, हमारे यहाँ आम का पेड़ था जी, तो हम उसमें मोजे में ना बॉल लटका के खेलते थे। तो फिर मैं, जब भाई ऑफिस जाते थे तो मैं खेलता था ना। तो इस तरह एक दिन भाई ये ने, प्रैक्टिस बड़ी कॉमन थी वैसे उस बहुत टाइम कॉमन थी, वो बहुत फायदेमंद थी। हाँ, तो भाई ने एक दिन मुझे चुपके से देख लिया, तो उन्होंने कहा, मैं बचपन में तोतला था, अच्छा, कि तोतले तुम क्रिकेट खेलो, फुटबॉल छोड़ दो। तो वहाँ से फिर मेरा माइंड चेंज हुआ। तो बड़े भाई की भी सपोर्ट, वालिद साहब पसंद नहीं करते थे। अच्छा, क्योंकि वो कहते थे यार इतनी गर्मी है तुम जाओगे, तो उन्हें हमेशा ये रहता था। लेकिन जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता शुरू करी, फिर एक टूर्नामेंट हुआ, उसमें अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी, पहले मैच में 100 कर दिया। तो अखबार में कटिंग आई, और मिर्ज़ा इकबाल बेग एक रेडियो पे प्रोग्राम करते थे जी, उस दिन मेरा इंटरव्यू चला। अच्छा, उसके बाद मेरे पापा ने, मरहूम ने मुझे बोला कि बेटा तुम क्रिकेट खेलो। बिल्कुल ठीक। इस तरह स्टार्ट हुई। तो टीम में जब फर्स्ट टाइम अपनी क्या परफॉर्मेंस थी जिसके बाद आपको टीम में अनाउंस किया गया, और वो क्या फीलिंग थी जब पहली दफ़ा, तब तो अखबार में नाम आते थे प्रॉब्ली जब भी टीम के अनाउंसमेंट होती थी। नहीं, उससे पहले ये था कि मैं अंडर 19, एक पाथवे होता है, कराची से अंडर 19 खेला, वहाँ से फिर ट्रॉफी खेला। इस तरह फिर मैं परफॉर्मेंस करता रहा, अल्लाह ताला परफॉर्मेंस कराता रहा। मैं 5-6 साल मैं टॉप परफॉर्मर होता था कराची से जी, लेकिन मैं हमेशा, मेरा नाम स्टैंड बाई में आता था। एक दफ़ा तो मुझे अच्छी तरह याद है, इमरान भाई ने मुझे पहली दफ़ा देखा जब, तो मुझे बुला लिया, मैच हो रहा था हमारा, तो बोलते हैं तुम तो बहुत अच्छे, मतलब उनकी आवाज़ नहीं निकाल सकता, लोग बुरा ना मान जाए। उन्होंने जिस वे में कहा तुम तो बहुत अच्छे प्लेयर हो, तो वो मुझे आज तक याद है। उसके बाद उन्होंने कहा मेहनत करो। तो जब जहाँ पे मेरा पहली दफ़ा नाम आया था, मैं उस कैंप पे नहीं आया था। सही। माजिद खान वहाँ पे हेड थे। उनका फ़ोन आया, मेरे वालिद साहब मरहूम ने बात करी कि मेरा बेटा नहीं आएगा, परफॉर्म करता है और हमेशा स्टैंड बाई हो जाता है, अब मैं नहीं भेजूंगा। और मैंने कहा माजिद भाई अब मेरा वो नहीं है। एहतशामुद्दीन साहब हमारे यूबीएल के मैनेजर थे जी, वो, हम उस टाइम पे यूबीएल में थे ना, तो उनका मुझे फ़ोन आया कि यार बासित एक दफ़ा आ जा। मैंने छम्मू, हम उनका निकनेम था छम्मू भाई। मैंने छम्मू भाई क्या, हमेशा आता हूँ स्टैंड बाई स्टैंड बाई। बताया मेरे कहने पे आ जा। मैं गया, तो मैंने बिल्कुल 3 दिन रहते थे कैंप ख़त्म होने में, मैंने नॉर्मल बैटिंग करी। अब वहाँ पे वेस्ट इंडीज़ टूर था, सब बाउंसरे मारते थे। सही। तो वकार क्योंकि यूबीएल में था, वो नहीं मारता था, बल्कि मतलब वसीम भाई और आकिब, सारे, अताउर रहमान, आमिर नज़ीर, सब बाउंसरे मारते थे। तो मैं, अल्लाह ताला ने ये चीज़ दी तो मुझे अच्छा लगता था ना। तो जब जिस दिन टीम अनाउंस होनी थी, मैं सुबह वाला सेशन मैंने करा, दोपहर में टीम अनाउंस होनी थी, मैं
शालीमार होटल में लेटा हुआ आराम से, धोती पहने ना, चादर नहीं होती, गर्मियाँ थी, तो मुझे फ़ोन आया साकिब इरफान साहब का कि बासित भाई मुबारक हो, आपका नाम आ गया है, पासपोर्ट ले आए। तो मैंने उन्हें डांट दिया, मैंने क्यों मजाक कर रहे हो यार, मैंने ऐसा ना करो। मैंने अभी फ़ोन रखा ही था कि देखा दरवाजे पे वकार और राशिद आए हुए थे। अच्छा, उन्होंने बोला गले मिले हो, तेरा नाम आ गया। वो स्टेडियम से भाग कर आए थे। क्या बात। ये लिबर्टी भी था होटल ना। हाँ। और फिर मैं जल्दी से तैयार हुआ, फिर मैं पासपोर्ट लेके गया। तो वो फिर मैंने शाम में वाले साहब को फ़ोन करके ना बताया। मेरा ख्याल है इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई हो नहीं सकती कि आप पाकिस्तान को आप 22-23 करोड़ जैसे अभी अवाम है उसमें से 11 लोग जब सर्व करते हैं, 23 करोड़ से ज़्यादा है यार। हाँ अब तो ज़्यादा ही है, तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अच्छा, तो फिर हम थोड़ा सा अगर आगे चढ़े, मेरा ख्याल है ओबियसली आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके फादर के लिए बड़ी प्राउड मोमेंट थी। टीम में आप आए, वेस्ट इंडीज़ का दौरा हमें याद है जिस तरह खूबसूरत बैटिंग आपने करना शुरू की, लेकिन उसमें हमें जो सबसे ज़्यादा रिकॉल करें अगर आपके कैरियर को, तो वो जो शारजा में आपने धुलाई की वेस्ट इंडीज़ की, उस इनिंग्स के वाले से भी अगर कुछ शेयर करें। मेरा ख्याल है मोस्ट प्रॉब्ली आप शायद उसको रेट भी करेंगे अपनी वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स भी। नहीं, मैं कभी भी रेट नहीं करता अच्छा। उसको, क्योंकि आपको याद होगा उससे पहले 3 मैचों में 3 सेंचुरियाँ सईद अनवर ने बनाई थी। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। वो मेरा रूममेट था। अच्छा, हम लोग ना, मैं राशिद सईद कराची से बिलोंग करते थे, तो हमारा उठना बैठना भी साथ ही होता था। दिन में 12 से 14 घंटे हम साथ ही होते थे। तो उसने मुझे छेड़ता था, वो मुझे पता यार क्या तुम 48 पे रन आउट हो गए या यूं इस तरह करके ना। तो अब अंदर से वो होती है कि यार माशाल्लाह वो बहुत अच्छा खेल रहा है और हम 48 पे आउट हो जाते हैं। मैच से एक दिन पहले ना हम शेरेटन में ठहरे हुए थे, तो इमरान भाई सामने खड़े हुए थे और साथ में इंजमाम और सईद अनवर खड़े हुए थे। तो मैं उस दिन रन आउट हुआ था, मैंने बोला आज तो डांट पड़ेगी। मैं साइड से जाता हूँ, शायद इमरान भाई ना देख पाए ना, मैं साइड से जाता एकदम इमरान भाई ने इधर आओ बासित अली। मैंने बोला ओह, क्योंकि इमरान भाई का गुस्सा आपको पता ही है। जी। तो क्या हो गया तुम्हें? अब मैं चुप, तुम्हें पता है तुम किस तरह खेल रहे हो? मैं चुपचाप, बोलते ऐसी बैटिंग तो सईद भी नहीं कर रहा जिसने 3 सेंचुरियां बनाई है, तुम तो टू गुड खेल रहे हो। मैंने बोला है ये दिस इज द थिंग कि आप कॉन्फिडेंस दे या कि वो बंदा जो मतलब 3 सेंचुरियां करने वाला इंजमाम वर्ल्ड कप का हीरो और मेरी तारीफ करें उनके सामने, तो मैं थोड़ा सा एकदम चौंका। बोलते कल आज मैं रात में जा रहा हूँ वापस, कल फाइनल है, कल तुमने रन्स करने, टका के रन्स करना, घबराना नहीं इनसे। तो बाद में मैंने सईद को बोला, मैंने यार इमरान भाई ने मुझे पहचाना था मैं कौन हूँ? बोलते हाँ उन्होंने नाम लिया तुम्हें। तो मैंने यार तुम लोग ज़्यादा अच्छा खेल लो। बोलते इमरान भाई जो कॉन्फिडेंस देते ना, बहुत बहुत बढ़ चढ़ के। हुआ क्या कि हमारे 87 for 3 जी 28 ओवर्स में, तो आसिफ इकबाल साहब मेरे बराबर में आए, बोलते यार कम से कम 250 तो करो, आवाम बहुत नाराज़ है। तो मैंने यूँ देखा, मैंने हो जाएंगे सर, कोई मसला नहीं है। बस वो जुम्मे वाला दिन था। शुरू में जाके मैं थोड़ा सा अपने जो गेम होता है उस तरह करा, उसके बाद अल्लाह ताला ने मदद करी। और जिस तरह की उनकी हकीकत बॉलिंग बता रहा हूं। लाइनअप थी, जिस तरह के उनके सारे ही कमाल, एम्ब्रोज मुझे वॉश, इजी लगते थे। एम्ब्रोज, हाँ, लेकिन वो आप उनके क्योंकि साथ बॉल हमेशा थोड़ा बड़ा हाइट पे आता था ना, तो इजी लगता था। जो बात आप बोले ना शारजा वाली, इससे ज्यादा अच्छी इनिंग्स मेरी टेस्ट मैच में थी बारबाडोस में 92 मैंने नॉट आउट करा था जी। मुझे वहां पे सर गैरी सोबर्स ऊपर से आए थे मिलने, वेल प्लेड सन। और वो टेस्ट मैच मुझे इसलिए याद है कि हम वो मैच हारे थे। हम जब ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए थे ना, तो वेस्ट इंडियन आ गए, तो मैंने देखा जावेद भाई कुर्सी पे बैठे हुए और कार्ल हूपर और डेस्मंड हेन्स कुर्सियां पड़ी हुई हैं, वो टाट बिछती है, वो टाट पे बैठे हुए थे। तो मैंने कुर्सी आगे करी कि यार बड़े प्लेयर्स हैं। तो जावेद भाई ने बोला ये नहीं बैठ रहे यार, तो मैंने कहा डे जी प्लीज सिट इन द चेयर। तो बोले नो ही इज द बॉस, ही इज माय मास्टर। तो जावेद भाई की इज्जत बहुत थी, वसीम अकरम की वेस्ट इंडीज में, वकार यूनुस की बहुत इज्जत थी। अच्छा, उसमें वैसे भाई जिस टाइम में आप आए, जैसे मैंने इंट्रो में भी बात की, बहुत ज़्यादा कंपटीशन था। जवेद मियादाद, फिर इंजमामुल हक, ये तो मिडिल ऑर्डर में एस्टैब्लिश प्लेयर थे। सलीम मलिक की, जी बिल्कुल, जाज अहमद, मतलब बड़ी लंबी लिस्ट थी। उसमें आना, अपना नाम बनाना, जगह बनाना, और आप जो आपका 3 साल का समहो कैरियर था उसमें कंटिन्यूस आप खेले। हमें लगता है कि पूरी नेशन ये समझती है, जिन्होंने भी आपको खेलते हुए देखा, कि अगर आप पूरा लंबा कैरियर खेलते तो शायद आप टॉप 3 में तो डेफिनेटली आपके रन्स होने थे, जिस तरह की आपकी परफॉर्मेंस थी।
क्या आप समझते हैं क्या रीज़न ऐसी बनी, लाखों करोड़ों आपके फैन ये जानना चाहेंगे कि इतना छोटा कैरियर, इतना ज़बरदस्त टैलेंट और इतना छोटा कैरियर, क्या रीज़न बेसिक बनी? चौधरी साहब, हमेशा देखें, हम हैं मुसलमान, उसके बाद हैं हम पाकिस्तानी। जहाँ पे बात आ जाए ना पाकिस्तान की, तो वहाँ इंसान को खामोश हो जाना चाहिए। मेरा उस टाइम पे भी यही जवाब था, अभी भी ये जवाब है कि मुल्क पहले, अल्लाह ताला को जो मंजूर था वो हुआ, लेकिन ऐसी बातें नहीं करते जिससे हमारे मुल्क की बदनामी हो। मैं इस पे कायम था और अभी भी हूँ। आप और अरशद साहब कुछ ऐसे, राशिद भाई का भी हमने देखा कि स्टांस बड़ा क्लियर था, खासतौर पे फिक्सिंग या दूसरे मामलात के लिहाज से भी। तो आप फिर अभी कोचिंग में भी काफ़ी हद तक रहे, अभी लड़कों के साथ भी, तो आपका क्या लगता है कि ये चीज़ें अभी भी परसिस्ट करती हैं या सब कुछ ख़त्म हो चुका है? या ये अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि अभी मेरा ख्याल लास्ट इंसिडेंट उमर अकमल का सुना था मैंने जी, लेकिन वो क्लियर हो गया, कोई ऐसी बात नहीं हुई। शर्जील का, खालिद लतीफ़ का सुना, वो लोग भी क्लियर हो गए। देखें, अनफॉर्चुनेटली आईसीसी जो है ना, कैंसर का इलाज पैनाडोल से कर रहा है। कैंसर का इलाज कीमो लगती है, सही ना, और दूसरे इलाज हैं। पैनाडोल से कभी इलाज नहीं होगा। ये चीज़ आती रहेगी, क्योंकि ये अब इतनी लीग हो गई है, ऐसा लगता है एक दिन में 4 जगह पे लीग हो रही है। मछली बाजार लगा हुआ है यार, अफसोस के साथ कहना पड़ता है। टेस्ट क्रिकेट को तो खुद चाहता है आईसीसी खत्म हो जाए। हाँ, वो ज़्यादा फोकस T20 के ऊपर। बताएं ना क्यों? टेस्ट क्रिकेट महराज है क्रिकेट की यार। आज भी सुनील गावस्कर साहब से बात होती है, जावेद भाई से बात होती है, सीखने को मिलता है। अब बच्चा शुरू होता है अभी 16 साल का, वो इधर लेफ्ट साइड पे लपेटे मार रहा है कि T20 में खेलना है, T20 क्रिकेट तबाह हो जाएगी यार। इसमें मैं आपसे डिटेल में अभी बात करता हूँ हमारी करंट क्रिकेट के वाले से। वैसे आपका फेवरेट आइकॉनिक प्लेयर कौन था जिसको देख के बासत अली ने हमेशा सोचा कि मैं ऐसा बनूं? ऐसा कभी नहीं सोचा कि ऐसा बनूं। ठीक है। पसंद मुझे सबसे ज़्यादा जो था वो मार्टिन मरहूम था। ठीक है। लोग अमूमन बोलते हैं जावेद मियांदाद। जावेद भाई को मैं टीवी पे देख के सीखता बहुत था। ठीक है। उनकी जो टैक्टिक्स थी, टैक्टिकली वो किस तरह खेलते थे, किस तरह फेस करते थे और किस तरह डिलीवर करते थे, किस तरह पूरी टीम को लेकर चलते, वो चीज़ मैं टीवी पे सीखता था। पसंद प्लेयरों में जैसे बताया, मार्टिन ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, बहुत बड़ा नाम था, वो तो साथ खेला है हमारे जी। बॉलिंग में आप आ जाए तो वसीम भाई, वकार, मार्शल को लोग, मेरे ख्याल उससे अच्छा बॉलर नहीं होगा कोई। छोटी हाइट, उसके बाद वो जो बॉलिंग करता था अच्छा। प्लस एलन डोनाल्ड था जी, एम्ब्रोज, वॉल्श, ये लोग तो थे ही अच्छे। मैगरा अच्छा था जी। शेन वॉर्न, मुरलीधरन। शेन वॉर्न ने तो पीछे से जो डंडा उड़ाया था मेरा, वो तो बड़ा मशहूर हुआ था। तो ये वो उस टाइम पे ये थे। लेकिन एक चीज़ थी कि वसीम अकरम जैसा कोई नहीं था। बोल के सचिन तेंदुलकर के सर पे बॉल मार दे। मैं मिडॉन पे खड़ा हुआ था तो मुझे बोलते हैं देखो इसके सर पे बॉल मारता हूँ अभी। अच्छा। और अगली बॉल बाउंसर मारी और ठन आवाज़ आई है मुझे, मैं यूँ दिख रहा था। तो मैंने बोला वैज भाई, हम वैज निक नेम बोलते थे, मैंने वैज भाई तैयार है पीछे के लिए? बता मारूंगा इसको ना, एक और मारूंगा लेकिन इस साइड पे नहीं मारूंगा ना, थोड़ा सा कि ये अटैक करे तो आउट हो जाए। वैज भाई ने उसको बाउंसर मारा, उसने इतना लंबा छक्का मारा है शारजा में, उफ। मैंने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। वसीम भाई ने मतलब एक कमेंट दिए कि यार ही इज वन, वो आप बताएंगे नहीं? नहीं, ही इज वन ऑफ द बेस्ट। जब बॉलिंग के लिए आ रहे थे बोलते बैस, मुझे बैस बोलते, ही इज वन ऑफ द बेस्ट। तो जो तारीफ वाली बात है वो करनी बिल्कुल, उसमें लेजेंड ऐसे नहीं बनते, पीछे बड़ी मेहनत सब कुछ है। अब थोड़ा सा करंट क्रिकेट और तल्ख क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। कौन से होते हैं वो हम जब करेंगे तो ओबियसली क्योंकि कईयों को पसंद आएंगे, कईयों को बुरा लगेगा, बट आपका ओपिनियन बहुत मैटर करता है क्योंकि हम लोग आपको सुनना सब चाहते हैं। रजीम की हम पहले बात कर लेते हैं। क्रिकेट अगर देखे जाए तो अब पहले 2014 का इनको ख़त्म किया गया, अभी फिर दोबारा रिस्टोर किया जा रहा है। हो गया, हाँ जी बिल्कुल। अब इसमें जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से मेरा बेसिक क्वेश्चन यही है, उसको फिर रिस्टोर किया जा रहा है। आप भी डिपार्टमेंट से आए, सुई गैस से आप खेले क्या? नहीं, मैं यूबीएल से पहले खेले, कोचिंग सुई गैस से की। बिल्कुल। तो आप उनके साथ समहाउ एसोसिएटेड रहे। ये तमाम जितने भी लेजेंड्स की हमने बात की, ये सभी डिपार्टमेंट से आए। आप किसको फोकस करते हैं कि कौन सा सिस्टम ज़्यादा बेहतर है, और ये जो बार बार चेंजिंग है ये हमारी क्रिकेट को कितना नुकसान पहुंचा रही है, कितना डेंट कर रही है? थोड़ा लंबा जवाब होगा उसके लिए। जब इमरान भाई ने ये चीज़
करी थी तो मैंने, मेरा यूट्यूब चैनल भी है आपको पता है जी, उसमें मैंने रिक्वेस्ट करी थी और मेरे आंसू आ गए थे, क्योंकि जो चीज़ मैं देख रहा था ना, कि मैंने कहा था इमरान भाई अल्लाह ना करे ये चीज़ हो, वो हुई। 2-3 लोगों की डेथ हुई। लोग बोलते ना हार्ट अटैक हो गया, हार्ट अटैक से मौत हो गई। हार्ट अटैक ऐसे ही नहीं आता, ऐसे नहीं आता बिल्कुल। बंदा सोचता है। हमारा एक कुलीग था आबिद भट्ट, यहाँ लाहौर में रहता था, वो बेचारा दाता साहब के यहाँ से खाना लाता था बच्चों का यार। सुई नॉर्दर्न ने उसको हटा दिया क्योंकि जॉब खत्म हो गई जी, ऐसे ही। तो वो वहां से लाने में उसकी डेथ हो गई यार। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को कसूरवार, लेकिन ऐसा मौका आने क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हमारी वेलफेयर स्टेट नहीं है ना जी, हर बंदा पूरी फैमिली को चलाता है। एक सर मेडिकल देता है, सबसे बड़ी चीज डिपार्टमेंट माँ बाप का मेडिकल देता है। कोई देता है आजकल? कोई नहीं देता। बिल्कुल ठीक बात। तो मतलब ये, क्योंकि इमरान, देखें इमरान भाई ने हर चीज में चेंज करा, मतलब अपनी बात से हटे कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, गए। सिर्फ इस बात पे नहीं हटे। उन्होंने कहा मैं डिपार्टमेंट क्रिकेट नहीं होने दूंगा, नहीं होने दी। जब तक वो रहे डिपार्टमेंट क्रिकेट नहीं हुई। हालांकि इमरान भाई भी डिपार्टमेंट से खेले। मेरी माजिद खान से बहुत अच्छी बातचीत है। वो कहते थे यार अगर सिस्टम लाना था ना, मैं भी, इमरान भी, जावेद भी, मतलब वो हम तो जब माफी के साथ मैं जावेद भाई बोलता हूँ, इमरान माजिद भाई के वर्ड बता रहा हूँ, मुश्ताक मोहम्मद भी, हम काउंटी क्रिकेट खेले तो सिस्टम वो लाना चाहिए था। बिल्कुल ऐसे। जो अनफॉर्चुनेटली 6 टीमों वाला सिस्टम आया, गलत आया। उसमें मेरा मरहूम अब्दुल कादिर साहब ने भी जब इमरान भाई से मिलने गए, प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने मना करा कि यार ये मत कर, लेकिन इमरान भाई के माइंड को बदलना बहुत मुश्किल है। मेरा वैसे भाई कि मैं 100 से ज़्यादा इंटरव्यूज क्रिकेटर्स के कर चुका हूँ, सब ने कहा कि ये नहीं ठीक। उसमें मेरा अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू इसमें है वो यही है कि आप दोनों को पैरेलल भी लेके चल सकते थे, क्योंकि खान साहब का जहाँ तक विजन की बात है वो मैं उससे एग्री करता हूँ कि आपकी कंपेटिटिव क्रिकेट हो जाएगी, इंटरेस्ट ज़्यादा आ जाएगा जब लाहौर कराची खेल रहा होगा। इवन हम PSL में भी देखते हैं डिपार्टमेंट में वो लोगों का इंटरेस्ट नहीं आता, वो बात की हद तक तो ठीक है, लेकिन आप इसको सेकंड ईयर के तौर पे यूज़ करते, नीचे डिपार्टमेंट आपको प्रोवाइड करती है लॉट, इनमें से जो बेस्ट लड़के थे वो 192 के एम्बिट के अंदर 6 टीमों में चले जाते। मैं आपकी इस बात से एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। एसोसिएशन नहीं होती जो रीजन्स होती हैं, ये है अपना अकेडमीज, ठीक है, ये प्लेयर प्रोड्यूस करती हैं और डिपार्टमेंट उससे लेते बिल्कुल। पाकिस्तान के पिछले 25-30 साल में सिर्फ एक इमाद वसीम लड़का है जो रीजन से आया, बाकी सारे प्लेयर डिपार्टमेंट से आए। ऐसे ही, क्योंकि जो परफॉर्म करता था उसको डिपार्टमेंट ले लेता और डिपार्टमेंट पॉलिश करता था। पॉलिश किस सेंस में? क्रिकेट की भी और उनकी फाइनेंशियली भी, ठीक है ना। तो वो चेंज जब हुआ तो अब आप बताएं ना, 6 टीमों में कितने प्लेयर खेलेंगे? इन्होंने 192 के एम्बिट के अंदर लोग चले गए अमेरिका, लोगों ने सुजुकियां चलाना शुरू कर दी, कोई हुबर चला रहा है, कोई हुबर चला रहा है। हाँ। मतलब गलत हुआ। अगर इमरान भाई से, मतलब मेरे सामने भी इस तरह बैठे हैं, मैं बोलूँगा गलत हुआ, क्रिकेट की फलाह नहीं हुई। अगर आप बोलते हैं कि क्रिकेट बेहतर हुई तो मुझे कोई नया प्लेयर बता देना, कोई जो आया हो। कोई भी लॉट नहीं आई, हाँ, अनफॉर्चुनेटली। अभी जो क्रिकेट होगी ना उसमें भी नहीं होगा, यही लड़के खेलेंगे। मुझे आपको नुकसान नजर आएगा 7-8 साल बाद जब ये लॉट दोनों खत्म हो जाएंगी। देखें चौधरी साहब, हमेशा सिस्टम को चलने दिया जाता है। अब ये 4 साल सिस्टम चला ना, आपने देख लिया। अब कोई भी आए, आप चेयरमैन बन जाएं या कोई भी प्राइम मिनिस्टर आए, सबसे बड़ा फॉल्ट कहाँ से शुरू होता है? जो प्राइम मिनिस्टर आता है वो हटा देता है चेयरमैन, ऐसा ही PCB। जब सेठी साहब थे उन्हें हटा दिया गया, इमरान भाई हटे, शहबाज शरीफ साहब ने तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने 8-9 महीने दिए रमीज भाई, फिर भी दिए, हाँ, लेकिन हटा दिया। एक सिस्टम चलना चाहिए, कोई भी हुकूमत आ जाए जी, चेंज नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली पैटर्न इन चीफ नहीं होगा, पॉलिटिक्स से सेपरेट करना चाहिए। सेठी साहब के 5 साल थे तो उन्हें 5 साल काम करने दें, रमीज भाई के 5 साल थे उन्हें काम करने दें, तो बात बनेगी। ऐसे थोड़ी कि 1 साल में कोई चेंज हो जाता है, हुकूमत चेंज हुई तो 1 साल में और हो जाता है। उसका साइड इफेक्ट आप देख रहे हैं ना जी, ऐसा ही है। कोई कोचेज आने को तैयार नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसा कोई प्रेसिडेंट नहीं मिलता। अच्छा चलें, अब अनफॉर्चुनेटली जो हो रहा है वो तो हो रहा है, हम उस पर बात तो कर ही रहे हैं। सेठी साहब ने पहले भी काम किया एज ए चेयरमैन PSL के तौर पे भी, फिर चेयरमैन PCB भी, फिर रमीज राजा साहब आगे, एहसान मानी आए पहले, एहसान मानी था, लेकिन इनकी बात कर रहा हूँ मैं, इन दोनों के कंपैरिजन के कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछना चाह रहा हूँ। फिर रमीज राजा साहब आए और उसके बाद फिर अब दोबारा सेठी साहब आए। इन क्या लगता है कि इन दोनों में से बेहतर आपको एडमिनिस्ट्रेटर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन बेहतर है, और क्या चेयरमैन PCB क्रिकेटर होना चाहिए या ये क्रिकेटर की जॉब नहीं है? आपके 2 सवाल हैं, अब दोनों के जवाब में मैं आपको जवाब दूंगा। रमीज भाई हमारे साथ खेले, हमारे सीनियर है, मेरे कप्तान हैं,
वो चले गए, उनके बारे में बात नहीं करूंगा। सेठी साहब पॉलिसी के ऊपर तो बता सकते हैं, पॉलिसी मैंने बताया ना कि वो पीजीएल की बात कर रहे हैं। देखें रमीज भाई के 3 काम बहुत अच्छे हैं। अब आपने पूछा ना, मैं अच्छाई वाली बात बोलता हूँ। जो उन्होंने पेंशन बढ़ाई हमारे एक्स क्रिकेटर की, उन्होंने पैसे बढ़ाए डोमेस्टिक के प्लेयर्स की। हाँ जी। उन्होंने जो ये कॉन्ट्रैक्ट दिया ना एम्पायर्स और रेफरीज को, अच्छा काम करा। जूनियर प्रीमियर लीग के फवाइद आपको अभी नहीं मिलेंगे, 3-4 सालों में मिलेंगे लाजमी। लेकिन फॉर्मेट मेरा ख्याल है 50 ओवर का होना चाहिए था। ठीक है। T20 क्रिकेट तबाही हो गई, बच्चे को उस पर लगा देंगे तो उसी पे माइंड चला जाएगा उसका। फाइनेंशियली फायदा हुआ। ठीक है। इसी तरह सेठी साहब को मैं आज अगर प्रोग्राम देख रहे हो मशवरा दूंगा कि देखें, मैं मशवरा दे सकता हूँ, मैं इम्प्लीमेंट नहीं करा सकता। इम्प्लीमेंट करना उनका काम है। एक होता है टेस्ट प्लेयर, एक होता है इंटरनेशनल प्लेयर जिसने वनडे क्रिकेट खेली होती है पाकिस्तान से, उन्हें भी पेंशन दें, वो भी बहुत तकलीफ में है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैंने ये बात एक जगह और भी बोली थी टीवी पे, तो लोग उन्होंने मुझसे सवाल करा कि उन्होंने अपनी जेब से पैसे थोड़ी दिए थे रमीज भाई ने। तो मैं जितने भी चेयरमैन बनेंगे क्या वो अपनी जेब से पैसे देंगे? हाँ यार, फलाह के लिए काम करना चाहिए, ये अच्छे काम थे। इसी तरह सेठी साहब को मशवरा है कि जो इंटरनेशनल प्लेयर है उन्हें भी पेंशन देना, क्योंकि मैं जानता हूँ लोगों को तकलीफ में। बिल्कुल ठीक। क्योंकि हमारे मुल्क के जो हालात है ना इतने अच्छे नहीं है, महंगाई बहुत ज्यादा हुई हुई है। तो इधर से ही मैं दोबारा आपसे कंटिन्यू करूंगा। अभी एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। हम बात कर रहे थे चेयरमैन के हवाले से, आप उसी बात को कंटिन्यू कीजिएगा कि दोनों में से डिफरेंस की हम बात कर रहे थे, सेठी साहब और रमीज राजा के टेन्योर का। अच्छा, एक चीज़ को तो आपने बताया नहीं कि कौन सा आपके ख्याल में क्रिकेटर का होना लाजमी है या नहीं है? देखें, इस चीज़ को मैं नहीं मानता। रमीज भाई का एक इंटरव्यू मैंने देखा, उसमें कहा कि वो सेठी साहब क्रिकेटर नहीं है। तो दुनिया में कितने लोग हैं जो क्रिकेटर हैं? ऐसे ही है। एक स्मिथ है, मेरा ख्याल है गंगुली हट गया है जी। तो ये कोई जवाब नहीं होता। पहले जितने भी हमारे यहाँ आए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब ज़्यादा है। जनरल तोकरीजिया का टेन्योर बोलते हैं बहुत अच्छा था, आरिफ अब्बासी साहब का, नूर खान का। तो ऐसा आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी, मेरा ज़ाती ख्याल। मुझे लगता है क्योंकि गुस्से में थे, हटे थे, तो उस वजह से शायद। अच्छा, उसमें 2-3 चीज़ों पे, उनकी जहाँ अच्छी चीज़ों को आपने हाईलाइट किया, कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जिन पे बात भी होती है। एक ड्रॉप इन पिचेस के हवाले से उनकी पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो मेरी ऑब्जर्वेशन होगी या जिस पे मैं ख्याल रखूँगा पिचेस है। पाकिस्तान की पिचेस बड़ी सब स्टैंडर्ड है। हमने देखा कि उन्होंने ड्रॉप इन पिचेस की बात भी की, उन्होंने फाइनेंशियल्स को भी उसमें इन्वॉल्व किया। स्पॉन्सर आएंगे, वो इंडक्ट होगी, वो बाद में ख़त्म हो गया प्रोजेक्ट। फिर जितनी भी हमने सीरीज़ देखी, पिचेस हमारी बड़ी बुरी बनी। और जैसे पिंडी की क्रिकेट पिच को तो 2 दफ़ा ICC ने नेगेटिव मार्किंग भी कर दी। अच्छा, फिर जब ऑस्ट्रेलिया से हम सीरीज़ हारे, तो जब ड्रॉ हो रहे थे मैच, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि इसलिए नहीं हम बॉलिंग विकेट बना रहे कि उनकी बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, बैटिंग विकेट के ऊपर भी जो इंग्लैंड क्रिकेट खेल के चला गया हमारे साथ, या इवन मुझे तो लगता है न्यूजीलैंड भी जीत सकता था, अपनी अप्रोच की वजह से नहीं जीत पाया। कैसे, पहले पिचेस पे मैं आपसे बात कर लूँ, फिर मैं क्रिकेट पे सेपरेट आता हूँ। कैसे देखा उनका ये स्टांस और पिचेस की जो परफॉर्मेंस थी? अच्छा नहीं था, नेगेटिव, मतलब डिफेंसिव अप्रोच। रमीज भाई की नहीं, जो आपकी मैनेजमेंट थी वो भी। आपने पिंडी की बात करी, पिंडी की बहुत अच्छी लाइवली पिच होती है जहाँ पे डोमेस्टिक में फैसले होते हैं। अच्छा, प्लस एक डायमंड ग्राउंड इस्लामाबाद में, उधर बड़ी अच्छी पिच होती है, वहाँ टेस्ट मैच तो नहीं हो सकता। मुल्तान में फैसले होते हैं, मुल्तान में होते हैं। असल में हम डर गए। क्यों डर गए? कि आपके जितने भी बैट्समैन है ना, उनकी दोस्ती है बहुत। आज वो बात बोल रहा हूँ, कभी करता नहीं हूँ दोस्ती है, तो वो उन्होंने क्या कि स्पिन विकेट बना दो यार। स्पिन विकेट, और मतलब कोई आपके पास, चलो शाइन ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो था ना, नसीम शाह भी था, हारिस रऊफ भी था, हसनैन भी था, दानी भी था। इधर अनफिट हुआ ना अगेंस्ट इंग्लैंड। लेकिन एक चीज़ है, जो कोचेस लगते हैं ना, उनकी असेसमेंट होती है हर साल। तो ग्राउंडमैन जो उसकी भी असेसमेंट होनी चाहिए ना। अगर मैं मतलब एक हेड कोच हूँ, मैं बोलता हूँ चौधरी साहब मुझे स्पिन विकेट चाहिए, और स्पिन विकेट ना बने, सीधी विकेट बन जाए, तो पूछगछ को करे ना, क्यों नहीं बनी? ये अभी से नहीं है, ये 90 हमारे टाइम से ये चल रहा है। जो हमारे जराए हैं बसत भाई, वो ये कह रहे हैं कि कहा ही ऐसी पिच के लिए किया गया था।
कुछ हमारे बंदों ने क्यूरेटर से बात की, उन्होंने कहा जी जो इंस्ट्रक्शन आई मैनेजमेंट की तरफ से वो इसी तरह की पिच की थी, हमने वही तैयार की। तो जब आप झूठ बोलेंगे हाँ, तो फिर आपको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे ना। ऐसे ही। इसमें कोई ये मेरा मैं नहीं कह रहा, ये आप नहीं कह रहे। 1400 साल पहले अल्लाह के नबी ने फरमाया था मेरा उम्मती झूठ नहीं बोलेगा। ऐसे ही। तो आप झूठ बोलेंगे तो यही होगा, फिर ऐसे रिजल्ट लाएंगे। तो तैयार हैं आप। ऐसे ही। रमीज भाई की एक बात बहुत बुरी लगी थी कि जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था ये गिलास भी मेरी मर्जी के बगैर नहीं हिलता, वो बहुत तकलीफ बात थी, मेरे लिए बहुत तकलीफ बात। उन्होंने कहा मैं चेयरमैन पीसीबी हूँ, सब कुछ मैं ही पीसीबी हूँ, इवन उन्होंने ये बोला। बिल्कुल अल्लाह ताला बीइंग इंसान ये बात नहीं बोलनी चाहिए। और ये जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं ना, मैं उन्हें भी कहूँगा कि ये ऐसे जुमले ना बोलो, अल्लाह के वास्ते ना बोलो। अभी अपने सकलैन ने एक बात कही थी कि कुदरत का निज़ाम, बात सही बोली है उसने, हमारे मीडिया वालों ने उसको उड़ा दिया यार, जाती है। बिल्कुल ऐसे ही। ये निज़ाम अल्लाह ताला का है। शायद कहने का उनका अल्फाज की अदायगी सही नहीं करे, कहना तो ओबियसली सोच कुछ और होगी। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़े तो हम कोचिंग की बात कर लेते हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट की अगर बात करें तो मैंने देखा कि 2010 से हमारी क्रिकेट, शुरू से 90s में भी देखा और 2010 तक भी अग्रेसिव मोड पे क्रिकेट खेलते थे, नई चीज़ें हम लेके आते थे। जब से अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ सलमान बट वगैरह का, आमिर और आसिफ का, उसके बाद कैप्टनसी 2011 तक शायद ने की, फिर मिसबाह हक आ गए, तो हमारा जो ग्राफ था अग्रेसिव क्रिकेट का वो डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू हुआ। फिर हमने देखा कि एक कॉम्बो बना सरफराज का और मिकी आर्थर का, हम चैंपियन ट्रॉफी जीते 2 साल कंसेक्टिव, हमने और T20 की सीरीज जीती, 11 सीरीज कंसेक्टिव जीती, नंबर 1 रहे और हमें लगा कि एक अच्छे नोट पे जा रहे हैं। टेस्ट में नंबर 4 पे आ गए थे हम, फिर उनको हटा दिया जाता है। फिर हम मिसबा की बात करें तो पहले कैप्टन थे, वही कमेटी के मेंबर थे, उनको कोच लगा दिया जिनके पास कोचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। शायद आप नहीं, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा, वो लेवल 2 है। अब हुआ सर, उस टाइम नहीं था जब वो कोच लगे थे, तब उनका कोचिंग का कोई लेवल बाद में किया। नहीं, वो बाद में किया सर, वो बाद में किया, उस टाइम उनके पास कोई कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं था। तो आप ये बात कर मैं जवाब दूंगा आपको, बस जरूर दें, मैं तो वेरिफिकेशन के बाद आपको बता रहा हूँ। उस टाइम जब वो इंडक्ट हुए थे, बैटिंग कोच और हेड कोच लगे और वो चेयरमैन सेलेक्टर भी, चीफ सेलेक्टर भी लगे, तब उनके पास कोई लेवल नहीं था, तो उनको लगा दिया गया। हमने देखा कि हम फिर उसी अप्रोच पे आ गए कि बस आप खेलें 230-40 की क्रिकेट, कोई अच्छा स्पेल हो जाता है सईद अजमल का या किसी और बॉलर का, यासर शाह जैसे यूएई के अंदर हम जीतते थे, हम जीत जाते थे, अदरवाइज हमारा एक डिक्लाइन चल रहा था। उसी कंटिन्यूटी को हमने देखा कि अभी बाबर ने भी फॉलो किया, कुछ परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाती हैं। इसको मैं दूसरा कॉन्टेक्स्ट भी ऐड करना चाहूँगा। इंग्लैंड का मैं देख रहा था कि 2015 में वर्ल्ड कप में वो नॉकआउट हुए, बांग्लादेश से हार के बाहर हो गए, टेस्ट में 5-0 मारा उनको एशेज के अंदर ऑस्ट्रेलिया में। उनकी मैनेजमेंट बैठती है, बोर्ड बैठता है, प्लेयर बैठते हैं, वो एक पेपर ड्राफ्ट करते हैं और वो एक चीज़ लेके आते हैं कि आज के बाद हमने एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है। मतलब हार जीत तो सेपरेट चीज़ है, बट हमने अब अपनी गेम को चेंज करना है। और आज देख लें कि पहली टीम बन गई है जिन्होंने T20 को वर्ल्ड चैंपियन, ODI के वर्ल्ड चैंपियन, टेस्ट जिस नोट पे हमें मार के गए हैं वो क्रिकेट नहीं थी, वो थ्रेशिंग थी। मतलब उड़ाया, उन्होंने दुनिया को मैसेज दिया कि आप इस तरह की पिचेस के ऊपर भी इस तरह दूसरे को उड़ा सकते हैं। ये माइंडसेट का मसला क्या है? कोचिंग का मसला है, कैप्टन की अप्रोच का है, या पूरा माइंडसेट बोझ का है? बहुत लंबे सवाल आते हैं। पहले मैं मिसबाह के जवाब से शुरू करता हूँ। देखें, ये मैं नहीं क्या मैं टेस्ट प्लेयर हूँ, तो दुनिया में जितने भी टेस्ट प्लेयर होते हैं वो लेवल 2 होते हैं, ऑटोमेटिक है जी, क्योंकि उनका तजर्बा है। तजर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता। हम तजर्बे करते हैं ना। नहीं, तजर्बा क्रिकेट वाला। हाँ, तजर्बा ये नहीं कि इसको कप्तान हमने तो किया ना दूसरा तजर्बा कि चले जी सिखाते हैं, चले नुकसान हुआ ना। हाँ, आपने देख लिया, नुकसान हुआ, वो एक अलग बात है। माइंडसेट आपने बात करी, बिल्कुल सही, आई एग्री कि मिसबाह की जो अप्रोच है वो डिफरेंट है। वो जिस माहौल में उसने क्रिकेट खेली है, 0 पे 3 आउट होते थे, ऐसे ही। तो जाके वो बेचारा रोकता था। बाद में उसको नाम दे दिया टुक टुक का, क्योंकि वो उसका जवाब सही है कि मैं क्या करूं, अगर मैं 150 पे 1 आउट हो तो मैं अपना गेम खेलूं ना। अब 10 रन पे चौधरी साहब 3 आउट हो जाएंगे, आप भी जाके टुक टुक करेंगे। तो वो एक ऐसी उसको टीम मिली जहाँ पे मैच फिक्सिंग हो चुकी थी और आपके टॉप 3 प्लेयर बाहर हो गए थे। अच्छा, अब ये और क्या सवाल था मुझे जरा? जी, वो दूसरा ये था कि जिस बाकी टीमें, अच्छा, इंग्लैंड का आपने बोला। हाँ, इंग्लैंड टेस्ट मैच में कहाँ है अभी? नंबर 4 पे आ चुका है। वो फाइनल में नहीं आएगा ना। तो लेकिन उन्होंने एक मोड चेंज कर दिया ना, मैसेज दे रहे हैं वो। चौधरी साहब, अगर शहनशाह आफरीदी अनफिट नहीं होता ना वर्ल्ड कप में, मैं इनका बाप नहीं जीतता। माफी के साथ मैं, ऐसा बड़ा गलत वर्ड निकल गया मेरे मुंह से,
नहीं जीत पाते इंग्लैंड वाले, 9.25 रन की एवरेज हो गई थी, खेला नहीं जा रहा था, बॉलिंग फ्रेंडली पिच थी ना फाइनल में T20 के, तो यहां पे भी बनाते ना बॉलिंग फ्रेंडली पिच, क्यों नहीं बनाई? असल में यहाँ की जो सोच है ये डिफेंसिव है कि हमारे बैट्समैन आउट होने से डरते हैं। अरे यार, जब बैट्समैन ही कप्तान होगा, बैट्समैनों की पूरा ग्रुप होगा दोस्ती वाला, तो ये ऐसे रिजल्ट आएंगे। इमरान भाई क्यों मशहूर हुए कप्तानी के लिए? कि वसीम बारी साहब होते थे डिफेंसिव कप्तान, टेस्ट मैच से पहले बोलते ड्रॉ हो जाए बस। तो इमरान भाई ने अप्रोच चेंज करी ना, इमरान भाई जैसा बंदा चाहिए अभी। अच्छा, उसमें बस अभी एक काउंटर आर्गूमेंट इसमें ये आता है कि आपकी हार चाहे 1 रन से है या 100 रन से है, जो मतलब मिसबाह उल हक के काउंटर आर्गूमेंट के अंदर ये क्वेश्चन है कि आपने 137 करके अगर वर्ल्ड कप का फाइनल हारना है तो फिर आपको कोशिश करनी है 160-70 बनाए, तब देन यू आर सेफ। अगर दूसरा है कि आप आउट भी जल्दी हो सकते हो, 100 रन बना के भी अब पूरी टीम कोलैप्स कर सकती है। तो अप्रोच की ये बात है कि आपने वो चीज़ करनी है जो दूसरे पे अटैक करना, जो इंग्लैंड ने एक फार्मूला पकड़ ली है जिसमें वो 99% कामयाब होना शुरू हो गया, इवन तो ऑस्ट्रेलिया भी। तो आपको नहीं लगता कि ये माइंडसेट चेंज करके हमें अब मॉडर्न डे क्रिकेट को चौधरी साहब, आपकी जो बात है ना, उसका मैं बहुत छोटा सा जवाब दूंगा। हमेशा याद रखें, जो हमारे यहाँ नहीं मानी जाती चीज़, जिस पिच पे आप खेलते हैं ना, अगर आपने उसको पढ़ लिया ना, देखें क्रिकेट की लैंग्वेज दूसरी होती है। किताबों में तो इंग्लिश में लिखा होता है ना, बैक फुट फ्रंट फुट, क्रिकेट की लैंग्वेज दूसरी होती है। आप उस पिच को तो पढ़ नहीं सकते कि इस पे कितने रन जीतने वाले होंगे। आप उस पिच पे जाते हो 180 रन करने और आप आउट होते हो 137 पे जी। तो पहले पिच को तो पढ़ो यार। अगर आप पिच पढ़ लेते तो आप यही बोलते 160 रन करने हमने। ये वो चीज है जिसकी वजह से आप फेल होते हैं। अगर आपको पता हो कि इस टाइम पे ये बॉल ऐसे मूव करेगा, मेरा बॉलर ये वाला, इसको मैंने फ्रेश रखना है, मतलब ये बहुत बारीकी वाली बात है यार, बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। वो चीज हम नहीं कर पाए। हम गए 180 रन बनाने वर्ल्ड कप के फाइनल में, हम 137 पे जो आउट हुए। अरे भाई, वहां पे आपको प्लान करना चाहिए था कि साइडें बहुत बड़ी हैं, मेलबर्न की सामने छोटा है, छोटी ग्राउंड। हाँ, तो आप उस हिसाब से, उन्होंने क्या करा, शॉर्ट ऑफ लेंथ रखी बॉल, ऐसा ही है, सामने मारने नहीं दिया। तो आपने क्या हॉरिजॉन्टल शॉट मारे? नहीं मारे, आप फेल हुए वहां पे। अच्छा, क्रिकेट में बसंत भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप भी बात कर रहे हैं मानी जाती है, वो गेम अवेयरनेस है। 100% गेम अवेयरनेस। जावेद भाई क्यों दुनिया में मशहूर जी, मैंने भी उनका लास्ट वीक इंटरव्यू किया तो मैंने उनसे ये बात की कि आप लेजेंड इसीलिए बने कि आपकी गेम अवेयरनेस बहुत ज्यादा थी। अब बाबर को अगर बात की जाती है तो बाबर को कहा जाता है जी कि जब मिस्टेक की बात करें, कई दफ़ा बॉलर की चेंजिंग की बात कर ले, जो इंडिया से मैच हारे तो हम लास्ट ओवर नवाज का रख लेते हैं। टेस्ट मैच की बात होती है तो फ़हीम अशरफ को खिलाया जाता है, उनसे बॉल नहीं कराई जाती, सलमान अली आगा से बॉल नहीं कराई जाती, कहते मैं भूल गया। तो आप 2-2.5 साल से उसको ये दे रहे हैं अपॉर्चुनिटी कि वो लर्निंग कैप्टन है, सीख जाएगा। एक तो ये बताइए कि उसकी कैप्टनसी को आप कैसे रेट करते हैं। दूसरा, अभी जो नई रजीम आई है, कोचेज़ और कैप्टन दोनों के वाले से बात करें, कोचिंग का मैं आपसे सेपरेट पूछता हूँ, तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह सरफराज की टेस्ट में बात हो रही है, ओडीआई में शान मसूद की बात हो रही है और हर तीनों फॉर्मेट का डिफरेंट कैप्टन की भी बात हो रही है, तो आप क्या इस फार्मूले को कैसे देखते हैं? आप चाह रहे हैं कि आपको कोई न्यूज़ दे ही दूँ? मतलब दे ज़रूर। मुझे ये बताएं, सरफराज को हटाया क्यों था? क्या किसका नुकसान हुआ? मुल्क का नुकसान हुआ। बिल्कुल ऐसे ही। मैं भूल जाता हूँ कि जिन्होंने हटवाया। बाबर जब कप्तान बना ना, मेरा बहुत फेवरेट है। देखे, मैं उसको बोलता हूँ मैस्ट्रो, मास्टर का भी जो मास्टर होता है ना, वो इंशाल्लाह ताला सारे रिकॉर्ड ये तोड़ेगा हमारे पाकिस्तान के, इंशाल्लाह। उसको स्टेप डाउन कर जाना चाहिए, जिस तरह विराट कोहली ने करा ना। यस, मैंने अपने ये यूट्यूब के प्रोग्राम में भी बोला है कल रात को कि बाबर को स्टेप डाउन कर देना चाहिए। उसको बड़ा प्लेयर बनना है या कप्तानी करनी है? चलें, आज मैं ये बात बोलता हूँ, अगर आप उससे पूछेंगे वो बोलेगा मैं चाहता हूँ मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो। स्टेप डाउन कर जाओ यार। किसी माइकल लाल में हिम्मत नहीं है कि उसको बाहर करे टीम से, वो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे सही है ना, ये बात तो कंफर्म आप कह रहे हैं जी। तो उसको स्टेप डाउन करना चाहिए। और दूसरी बात, शान मसूद की परफॉर्मेंस क्या है सर? ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। काउंटी में है ना, तो इंग्लैंड का कप्तान बना देना। मेरे तो बच्चों की तरह है, बहुत क्लोज है मेरे, लेकिन गलत है। अगर यार आज मैं आपको एक मिसाल दूं, दिल चाह रहा है दे दूं तो लोगों को पता चल जाए बासित अली क्या है। आपको याद होगा जुमेरात वाले दिन छुट्टी होती थी पहले, और जुम्मे वाले दिन तो जुमेरात वीकेंड बोल सकते थे। मेरी भाभी अपने घर जाती थी और मैं छोड़ने जाता था, तो मेरे वालिद साहब मरूम बोलते थे, यार ये हर जुमेरात अपने घर चली जाती है,
जो अमूमन होता है ना घरों का। हाँ। एक दिन मेरी बहन आई जुमेरात वाले दिन। ओ भाई मेरे घर में तो खुशियां और खाने बन रहे, हमारे घर में कोफ्ते और बारबेक्यू। वो आया, अब मैं यूँ देख रहा ना, तो पापा ने बोला कि तोतले क्या देख रहे हो? मैंने कहा आज आपकी बेटी आई तो बहुत खुश है। हाँ। और वैसे तो आप नाराज रहते हैं, बोलते हैं मेरी बेटी जो है। तो मैंने वो भाभी भी तो किसी की बेटी है। बिल्कुल ठीक बात। पापा उठे, मैंने आज तो पिटाई। मैं उस टाइम पे पाकिस्तान टीम में था। अच्छा ये मैं आपको बता रहा हूँ 26 तारीख की, और 25 तारीख को रमीज भाई कप्तान बने थे। मुझे अच्छी तरह याद है। मेरे पापा ने मेरे यहाँ पप्पी करी, किस करा के वेल डन बेटा, शाबाश। तो मैं उस टाइप का बनता हूँ। बाबर के लिए मशवरा है, आप जो शान मसूद की बात बोल रहे हैं वो मेरे छोटे भाइयों जैसा है, लेकिन गलत है। आप गलत पाकिस्तान में आप गलत एक वो स्टेप लेंगे। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कप्तानी छोड़ता कोई नहीं है ना। मैं बात पूरी कर देता हूँ चौधरी साहब, वरना बात निकल जाएगी। व्हाई नॉट शाहीन शाह अफरीदी? यस, शादाब। आप टेस्ट मैच में बनाना चाहते हैं, सरफराज को बनाएं, सही है, ठीक, टोटली एग्री। लेकिन अगर आप शान का नाम ले रहे तो उससे पहले तो यार शाहीन शाह अफरीदी बनता है यार। शादाब है वाइस कैप्टन आपका। शाहीन शाह अफरीदी चेंज लाएगा जो आप चाहते हैं ना, चेंज अग्रेसिव नोट, क्योंकि वो पिचे बनाएगा घास वाली, बिल्कुल खुद बॉलर है ना। अब वैसे भी अग्रेसिव अप्रोच के साथ खेलता है सर। जो बात मैं कह रहा हूँ ना, बैट्समैन कभी भी नहीं चाहता घास वाली विकेट बनाना एज लग जाएगी। बस एक क्रिकेट की लैंग्वेज की बात है, शाहीन शाह अफरीदी को बनाए, फायदा होगा। बिल्कुल। और मेरा मानना ये है कि जिस तरह आपने लंबा फ्यूचर को देखना है तो बिल्कुल देखना पड़ेगा। अगर वो फिट है तो, अगर फिट है, वो फिटनेस के भी मसला सुनने में तो यही आ रहा है कि फिट हो रहे हैं। अल्लाह करे फिट हो जाए जी इंशाल्लाह। थोड़ी सी बात कोचिंग की कर देते हैं। जिस तरह आपने भी लेवल 2 किया हुआ है, लेवल 3 का एग्जाम दे चुके हैं आप, हर फोरम पे आपने कोचिंग भी की। अनफॉर्चुनेटली हमारा ये होता है कि हर बंदा पाकिस्तानी टीम की कोचिंग करना चाहता है, निचले लेवल पे कोई नहीं करना चाहता। ये भी बड़ी एक सैड स्टोरी है। मैं उनमें से नहीं हूँ। मुझे पता, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। तो आप ये बताइए कि कोचिंग की 2 चीज़ें आप सामने आ रही हैं। एक तो ये है कि जो कोच हम चाह रहे थे, जैसे सेठी साहब आए, उन्होंने आते साथ कहा कि मिकी आर्थर को करेंगे। फिर जैसे लैंगर की बात हुई, उसके पैसों का नहीं मामला सेट हो पा रहा, उन्होंने भी समहाउ इनकार है। एंडी फ्लावर ने इनकार कर दिया। तो आप क्या समझते हैं कि कौन सा कोच सूटेबल होगा? और दूसरा, आपका किसके हामी है कि पाकिस्तानी कोच होना चाहिए या फॉरेन कोच होना चाहिए? वाह, क्या सवाल किया चौधरी साहब। मैं 2014 में मैंने मशवरा दिया था, ज़का अशरफ साहब चेयरमैन थे, 2013-14 की बात है, कि एंडी फ्लावर को ले लें। तो उन्होंने बात नहीं सुनी। अगर दुनिया में कोई बासित अली को कोच पसंद है वो एंडी फ्लावर है। बिल्कुल ठीक। और वो टू गुड है। उसके बाद मिकी आर्थर वगैरह, देखें कोई भी आए माफ़ी के साथ, जब आपके मुल्क की मीडिया, स्पोर्ट्स मीडिया 4 हिस्सों में बढ़ जाए ना, तो कोई भी कोच आ जाए, मीडिया का बंदा कोच आ जाए ना, तो भी शोर मचाएंगे। ये अब जो चीज़ जो एक क्या बोलूँगा, जो हवा चल पड़ी है ना, अब ये हवा इस तरह बैठेगी नहीं। पाकिस्तान को 4 हिस्सों में बांट दिया गया है, और जिन्होंने बांटा है उन्होंने, वो यहाँ पाकिस्तानी नहीं है, मुसलमान नहीं है। ये बहुत लंबी सियासत हुई है, 2000 से चल रही है कि इसके हिस्से कर दो। वो हो रहा है। इस्लामाबाद वाला इस्लामाबाद की तारीफ करता है, लाहौर वाला लाहौर की, कराची वाला कराची की, पेशावर वाला पेशावर की। यार पहले हम पाकिस्तानी हैं यार। आप मुझे बताएं ना, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप क्या लाहौर से खेलोगे? पाकिस्तान का स्टार समझा खेलेंगे। बिल्कुल। तो यार पाकिस्तानी प्लेयर हैं ये लोग। अभी मैं देख रहा था कि बाबर, वो अपना, और एक और प्लेयर आसिफ अली, यार उसके बारे में ऐसी ऐसी बात बोल रहे थे, यार परफॉर्मेंस नहीं हुई अच्छी, बाहर हो गया। बात कर दे, बिल्कुल। पाकिस्तान का प्लेयर है, कोई नेपाल का प्लेयर तो नहीं ना। मतलब घर तक पहुंच जाते, गलत है, नहीं होना चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट है। और जहां तक आपने कोचिंग की बात करी है, अगर आप कोच बाहर के लाना चाह रहे हैं तो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर भी बाहर से लिया है ना, फिर सीधी सी बात है। अच्छा, थोड़ा सा एक ये आप समझे नहीं मेरी बात। ओ भाई, जिसके पास दिल दुखेगा ना इस मुल्क के लिए, वो कोच अच्छा है। गोरा तो आएगा, पैसे लेगा, गोरे को लाना है तो एक शर्ट पे लाए, पूरी टीम अपनी लाए, उसमें ट्रेनर भी अपना हो, उसका हो, फिजियोथेरापिस्ट भी उसका हो, फील्डिंग कोच भी उसका हो, बैटिंग कोच भी उसका हो, बॉलिंग कोच भी उसका हो, पूरी टीम लाए, मैनेजर भी। मिकी आर्थर की पूरी टीम अपनी थी वैसे, जब किसने बोला आपको? नहीं, काफी लड़के, उसका बैटिंग कोच उसने ग्रांट फ्लावर को रखा था, उसमें उसका जो आपका फिजियो था वो उसका अपना था,
और वो ट्रेनर वो एक दो लड़के जो गोरे थे, नहीं थे, तीन शेन बंदे हेस था, शेन हेस उसके साथ तीन था। बंदे था, तीन बंदे लाए। मेन जो कोर थे वो उसने अपनी टीम बनाई हुई थी वैसे। चौधरी साहब देखो, आज आपको मैं मतलब माफी के साथ वो बात बता दूं, मिकी आर्थर के साथ ग्राम गूच आएगा? वो कभी भी नहीं लाएगा। नहीं आएगा। वो हमेशा उस बंदे को लाएगा जो उससे कम हो, नाम वाला हो। जी। तो ऐसे बंदे कहाँ कामयाब होंगे यार? मिकी आर्थर जो हरकतें करता था, जो गुस्सा होता था, जो प्लेयरों के बारे में वो उसने कॉन्फिडेंस नहीं दिया। हाँ, अल्लाह ताला के बाद बाबर आजम को बनाने में उसका हाथ था। बिल्कुल ऐसे ही उसके तो ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन नहीं कामयाब उसमें एक काउंटर आर्गुमेंट ये भी है ना कि जी गोरा जो है वो नेपोटिज्म में नहीं जाता, फेवरेटिज्म में नहीं जाता, वो मेरिट पे बात करता है। अपना कोच कहीं ना कहीं इंक्लाइंड हो जाता है कुछ फेवरेटिज्म के चक्कर आप में। बंदा लाओ ना ऐसा यार, क्योंकि इस मुल्क में बंदे हैं नहीं। क्या शोएब अख्तर नहीं है, राशिद लतीफ नहीं है, यूनुस खान नहीं है? बोलते हैं यूनुस के एटीट्यूड का मसला है। सच बोलता है ना, इसलिए एटीट्यूड का मसला है। वो किसी ग्रुपिंग में नहीं होता, ऐसे ही सच कड़वा होता है। चौधरी साहब ये लोग नहीं मानेंगे। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, वो ज़रूर आपसे मैं जानना चाहूँगा, जब किसी बैट्समैन से रन्स नहीं होते, जैसे विराट कोहली से हम बात करें तो 2-2.5 साल उससे सेंचुरी नहीं हुई। हालांकि रन्स करता था बट उसके 50-60 कंसिडर नहीं होते थे, क्योंकि उसने जो एक बार जो सेट कर दिया था सेंचुरीज का वो नहीं हो पा रही थी। उसने स्टेप डाउन किया कैप्टनसी से और कुछ ऐसा ऑब्वियसली कुछ किया होगा, थोड़ा ब्रेक भी लिया उसने और अब फिर दोबारा रन्स कर रहा है। बाबर के ऊपर भी क्योंकि हम उसको रेट उसी लेवल पे करते हैं, टॉप 3 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आता है, बट कई एक उस पर क्रिटिसिज्म होता है कि वो फिनिश नहीं कर पाता मैच को, जिस तरह हमने कई मैचेस के अंदर देखा। पहले खेलते हुए तो रन्स होते। तो आपका क्या मानना है, बैट्समैन को क्या करना चाहिए और बाबर को खासतौर पे इंतजाम की कैटेगरी में या मियाँदाद की कैटेगरी में आने के लिए क्या करना चाहिए जो मैच फिनिश करके जाए? देखिए, मैच फिनिश होगा दूसरी बारी में, पहली बारी में तो टारगेट दिया जाता है। जी ऑब्वियसली। बाबर को देखें, मेरा ख्याल है कि मतलब बहुत हाश हो जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ, T20 क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि वो जितना खूबसूरत प्लेयर है, जितना एलिगेंट प्लेयर है ना, वो टेस्ट मैच का और वनडे का बहुत अच्छा प्लेयर। T20 में उसने अपनी शॉटें मारनी होंगी जो उसका गेम नहीं है। बिल्कुल वो छक्के नहीं मार सकता कि एक ओवर में 3 छक्के मार दे, तो उसको अवॉइड करना चाहिए ना। मतलब असल में पैसा बहुत है यार क्रिकेट में, कोई नहीं चाहता मेरी मैच फीस जाए। आप ये देखें ना, हम 2 मैच जीते हुए होते हैं, तीसरा मैच हो रहा होता है, सीरीज जीते हुए, नए बच्चे को चांस नहीं मिलता। ऐसा ही है। तो मेरे अपनी पोजीशन छोड़ने नहीं चाहता बासित अली जैसा बंदा तो समझेगा यार ये तो अपनी जगह ही नहीं छोड़ना चाह रहे, पैसे मिलेंगे। गलत है ना? और उसके अलावा कि लड़का परफॉर्म कर गया तो ये तुम्हारी जगह ना ले जाए, ये भी एक स्केयर एलिमेंट है। मतलब आप अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं है। डर किसको होता है? अगर आप यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको, अगर आप अच्छे हैं तो आपको डर नहीं लगेगा। बिल्कुल ठीक बात है। मैं अगर यहाँ पे बोल रहा हूँ तो मुझे थोड़ी डर लगेगा, जो अच्छा होगा वो आएगा ना। ऐसे ही। तो डरना नहीं, जिनसे डरना चाहिए उससे डरते नहीं है। 5 टाइम बुलाता है वो। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके, बड़े ज़बरदस्त किस्म के आपने आंसर्स किए। लास्ट नोट पे कोई मैसेज देना चाहें पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए, बोर्ड के लिए, ख़ास तौर पे नई रजीम के लिए, जो चीज़ें होनी चाहिए, तो प्लीज़ हमारे देखो, अभी हम लोग बाहर हैं, हम बोर्ड में नहीं है। मैं अभी कोई ऐसी बात बोलूँगी शायद वो बोलें कि जॉब सीकर है। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि गुड लक जी, जो भी नया बोर्ड आया है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और जो रमीज़ भाई को भी कहूँगा कि अल्लाह ताला ने अगर आपको नहीं रखा तो कोई बात नहीं, ये तो होता है, लेकिन ऐसे इंटरव्यूज़ ना दें जिससे मुल्क का नाम ख़राब हो। क्योंकि नजम सेठी जो आए ये परफॉर्मर हैं, ये कोई सिफारिशी तो नहीं थे ना, इन्होंने परफॉर्म किया हुआ है पहले। तो पाकिस्तान का सोचें, आपकी मतलब बातों में पाकिस्तान पहले होना चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी बात, जो हमारे यंगस्टर है ना, उन्हें सिर्फ एक मशवरा दूंगा, अपने ये जो बाजू है ना, इन पे यकीन रखना। ये जो है ना, ये जो बहुत बड़ी बुराई, हेलो मैंने 40 करे, ट्वीट कर दो, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और मीडिया वालों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि यार पाकिस्तानी बनो, आपस में मोहब्बत रखो। अच्छा होगा कि कराची वाला लाहौर के परफॉर्मर के लिए लिखे, लाहौर वाला कराची के लिए, बिल्कुल ऐसे ही। ये मोहब्बत आएगी जब हम बनेंगे ना। इंशाल्लाह। तो बात है, मैं तो बकरी भी बोलती है यार, मैं बोलती है ना, तो हम बनो हम। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आपके खूबसूरत मैसेज का, आपके टाइम का। हम दुआ करते हैं कि आप किसी ना किसी एरिया के अंदर क्रिकेट की बेटरमेंट के लिए जो आप सोच रखते हैं, आप उसका पार्ट बने बोर्ड का, या जिस लेवल पे भी आप सर्व कर सकते हैं वो करें, ताकि पाकिस्तानी क्रिकेट फ्लरिश करे, वो बेहतर हो। नाज़रीन, आपने बड़ा खूबसूरत इंटरव्यू सुना बासित अली साहब का।
इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।